हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। मैं हूं रितेश मेहता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में। RERA, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों बनाई गई और इसके प्रावधान क्या क्या है, प्रोविजंस क्या क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस एज पर वैल्यू एंड वॉल्यूम बहुत बड़ा बिजनेस है, बट सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। सो गवर्नमेंट थॉट कि जैसे मनी पॉलिसीज के लिए RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस और इनको कंट्रोल करता है। स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस के लिए सेबी है, जो पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। तो क्यों ना एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो रियल एस्टेट को कंट्रोल करे, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कस्टमर की। सो इसलिए ये एक ज़रूरी था कि एक अथॉरिटी ऐसी बैठाई जाए जो इस रियल एस्टेट बिजनेस को कंट्रोल करे। सो 2016 में राज्यसभा में एंड लोकसभा में रियल एस्टेट का बिल पास किया गया, जो माननीय प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव किया, एंड द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 अमल में लाया गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1 मई 2017 से। और आप जब रेरा सर्च करते हो गूगल पे, तो आपको सर्च करना है रेरा स्पेस स्टेट। जी हाँ, स्टेट वाइज आपको रेरा का वेबसाइट अलग अलग मिलेगा। जैसे मैं फ़िलहाल अभी गुजरात में हूँ, तो आपको गुजरात का जो वेबसाइट आपको मेरे स्क्रीन पे देखने मिलेगा, अभी मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है। सो रेरा अगर आप जब भी सर्च करते हो तो आप अपने स्टेट वाइज रेरा और उसके प्रावधान को सर्च कीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज रेरा और उसके प्रोजेक्ट्स सब उन्होंने डिफरेंट करके रखे हुए हैं। तो ये आपको सर्च इंजन में सर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये एक्ट, और एज अ कस्टमर आज हम लोग, पहले इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज अ कस्टमर इस एक्ट से आपको क्या बेनिफिट है। रेरा का जो एक्ट है, ये एक्ट बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ पास्ट कंप्लेंट्स। सो ट्रांसपेरेंसी, इस चीज़ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इन द मीन्स के पहले हमको पता नहीं रहता था कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो इसमें कितना कारपेट एरिया मिलता है, उसके रेट्स, एडिशनल चार्जेस, ये सब मुझे पता नहीं चलता था। ये नहीं, बल्कि सपोज मैं कोई बिल्डिंग में, कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट है जिसमें 4 ब्लॉक्स है, फॉर एग्जांपल ABCD ऐसे 4 ब्लॉक्स है, और मुझे C ब्लॉक का परमिशन उनको मिला है कि नहीं मिला है, वो प्लान अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो भी चेक करना है। तो मैं रेरा के वेबसाइट पे लॉगिन करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेरा नंबर ID डाल के मैं ये पता कर सकता हूँ। अब सपोज C ब्लॉक में मेरे को कोई एक फ्लैट खरीदना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो दोस्तों ये भी आप चेक कर सकते हो कि वो फ्लैट अवेलेबल है या नहीं है, या किसी और को अलॉट हो चुका है। पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं कि एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल ओनर्स को अलॉट हो जाती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी इज टाइटल। जब भी दोस्तों बिल्डर एक प्रोजेक्ट डालता है, तो वो ज़मीन या तो खरीदता है या तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे लेता है। सो उस लैंड का टाइटल का पहले अथॉरिटी आपके पास नहीं था चेक करने का। आप बिल्डर से वो पेपर्स डिमांड कर सकते थे, अपने लॉयर के पास जाके उसको चेक करवा सकते थे। बट रेरा आने के बाद टाइटल से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेरा के वेबसाइट पे ही मिल जाते हैं। टाइटल एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसके बारे में मैं पूरा अलग से वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ आपको कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लान पास, NA ऑर्डर, ये जितने भी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे के सारे रेरा के वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सो पहले क्या होता था कि बेसिक जैसे डॉक्यूमेंट्स है, हमारा एग्रीमेंट टू सेल है या सेल डीड है, ये ड्राफ्ट हम यूजुअली जब साइन करते थे उसके पहले ही हमको पढ़ने मिलते थे। बट रेरा के वेबसाइट पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या लिखे हुए हैं। एग्रीमेंट टू सेल है, सेल डीड है, या जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप साइन करने वाले हो, उनके ड्राफ्ट जो है वो आपको एडवांस में ही रेरा के वेबसाइट पे देखने मिलेंगे। सो जैसे हमने बात की अभी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, वैसा ही दूसरा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी।
रेरा ने अकाउंटेबिलिटी क्लॉज डाल के बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक, स्पेसिफिकेशंस में दोस्तों ऐसा होता है कि आप जो ब्रोशर देखते हो बिल्डर, उसमें वो लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशंस दिए रहते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या देने वाले वो सब दिया रहता है। कौन से मटेरियल्स यूज़ करने वाले हैं, क्या क्वालिटी डिलीवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें वो स्पेसिफिकेशंस में, एडवर्टाइजमेंट में, ब्रोशर में सब कुछ मेंशन रहता है। और रेरा एक्ट के नियमों के अनुसार उनको ये सब चीज़ें उनको आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज द डेट ऑफ पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, पहले ये होता था कि पोजीशंस बहुत डिले होते थे। उसका एक कारण ये है कि कस्टमर को जो पेमेंट करना रहता है बिल्डर को, वो पेमेंट डिले होने के कारण बिल्डर के पास फंड्स कम आते हैं, तो बिल्डर भी वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले कर देते हैं, जैसे जैसे पेमेंट आता है वैसे। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि ऐसा होता था कि बिल्डर के पास जो फंड्स आ जाते थे, वो फंड्स वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते थे। बट इसका भी सॉल्यूशन आ गया है। रेरा एक्ट ने क्या किया है कि बिल्डर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि आपको एस्क्रो अकाउंट ओपन करने हैं। इन एस्क्रो अकाउंट्स में ऐसा होता है कि 70% ऑफ द फंड्स विच आर सपोज टू बी यूज्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट ओनली। और इसका रेरा टाइमली ऑडिट करता है और करवाता भी है। सो जो डिले प्रोजेक्ट होने के जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। द प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड ऑन टाइमलाइन, वो टाइमलाइन प्रॉपरली फॉलो होती है। एंड बाय चांस अगर वो प्रोजेक्ट डिले होता भी है तो देयर इज अ क्लॉज कि कस्टमर को उस डिले पीरियड का इंटरेस्ट भी बिल्डर को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको इसमें पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के मैं रितेश मेहता साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स को।